आज की कहानी दो ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स की है जो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो एक दूसरे से अपनी हर छोटी बड़ी बात खुल के शेयर किया करते थे। मगर एक ऐसी बात थी जो दोनों के दिलों में धड़कती रही कि वो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मगर इजहार करने की हिम्मत कभी जुटा नहीं पाए, इस डर से कि उनकी दोस्ती टूट न जाए। और इसी गलतफहमी के चलते उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जो उनकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना देती हैं। भले ही वो एक दूसरे के सामने खुश रहने का दिखावा करते हो, लेकिन उनकी आंखों में अनकहे दर्द और तड़प को साफ देख सकते थे। अब क्या दोनों कभी एक दूसरे को मोहब्बत का इजहार कर पाएंगे या नहीं, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत होती है रोजी को दिखाते हुए, जो एक शादी में बैठी हुई उदास नजर आ रही थी। ये शादी उसकी बेस्ट फ्रेंड एलेक्स की थी और वहाँ मौजूद सभी लोग उसे स्पीच देने के लिए कहते हैं। तो वो खड़ी होकर कहती है, ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक है, क्योंकि आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। इतना कहते ही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ रोजी और एलेक्स के बचपन के सीन्स दिखाए जाते हैं। दोनों पड़ोसी थे और ज्यादातर वक्त साथ बिताते थे। स्कूल में एक साथ पढ़ना, मस्ती करना और अपने सपने एक दूसरे से शेयर करना, मानो उनकी दोस्ती किसी कहानी से कम नहीं थी। एलेक्स को अजीब सपने आते थे जिन्हें वो सिर्फ रोजी के साथ शेयर करता था। वक्त गुजरता गया और दोनों साथ साथ बड़े होते गए। फिर सीन शिफ्ट होता है रोजी की बर्थडे पार्टी में, जहाँ वो अब 18 साल की हो चुकी है। सब लोग पार्टी में डांस कर रहे थे। रोजी और एलेक्स भी बाकी सबके साथ मस्ती में झूम रहे थे, लेकिन इसी मस्ती के बीच अचानक वो दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि बिना सोचे समझे एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पर रोजी अचानक गिरकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख घर पर खुली तो एलेक्स वहाँ पहले से मौजूद था। तो रोजी उससे पूछती है, हम कल रात घर कैसे आए? हम दोनों तो पूरे नशे में थे और मैं गिर भी गई थी। एलेक्स कहता है, मेरी मॉम हमें लेकर आई थी। ये सुनकर रोजी कहती है, कल रात मैं इतनी टल्ली हो गई थी कि पता नहीं क्या क्या कर दी। सोचकर ही शर्म आ रही है। काश हम कल रात की यादों को हमेशा के लिए भुला पाते। ये सुनकर एलेक्स को लगता है कि शायद रोजी को उस किस पर शर्म आ रही है और वो बस दोस्त ही बने रहना चाहती है। इसके बाद दोनों समुद्र किनारे घूमने जाते हैं, जहाँ स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का ग्रेग रोजी को प्रोम पार्टी में अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन रोजी इनकार कर देती है क्योंकि उसका प्लान तो एलेक्स के साथ जाने का था। मगर एलेक्स कहता है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं बेथनी के साथ जाना चाहता हूँ। बेथनी असल में उन्हीं की क्लास में पढ़ती है और वो एलेक्स को पसंद भी करती है। ये सुनकर रोजी के चेहरे पर हल्की मायूसी आ जाती है, क्योंकि वो एलेक्स के साथ पार्टी में जाना चाहती थी। लेकिन वो मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, जाओ और मेरी टेंशन मत लो। मैं ग्रेग से फिर से बात कर लूंगी और वो मान भी जाएगा। लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि यही डिसीजन इनकी जिंदगी को किस तरह से बदलने वाला था। फिर शाम को हम देखते हैं कि एलेक्स रोजी के घर में जाता है, जहाँ दोनों मस्ती मजाक करते हुए पार्टी के लिए तैयार हो रहे होते हैं। फिर कहानी प्रोम पार्टी पर शिफ्ट होती है, जहाँ हर कोई मजे से डांस कर रहा था। एलेक्स और बेथनी एक दूसरे के साथ थे, जबकि रोजी और ग्रेग एक साथ डांस कर रहे थे। लेकिन रोजी ग्रेग के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाती है और दोनों एक कमरे में चले जाते हैं, जहाँ वो इंटीमेट होने वाले हैं। रोजी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। दोनों का ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए वो बहुत नर्वस हो रहे थे और इसी नर्वसनेस के चलते ग्रेग एक बड़ी बेवकूफी कर देता है, जिसमें उसका प्रोटेक्शन रोजी के अंदर ही स्लिप हो जाती है। ये देखकर रोजी घबरा जाती है, क्योंकि उसे डर था कि वो कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाए। वो तुरंत एलेक्स को कॉल करती है। पार्टी में तेज म्यूजिक बज रहा था, इसलिए वो लिफ्ट में जाकर ऊंची आवाज में पूरी बात बताने लगती है। एलेक्स ये सुनकर बिना देरी किए उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। वहाँ सब कुछ नॉर्मल लगता है, जिससे रोजी को थोड़ी राहत मिलती है। अब डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद दोनों कार से घर लौटते हैं। वहाँ एलेक्स कहता है, शायद हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। मेरे डैड भी यही चाहते थे कि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाकर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करूं। इस बात पर रोजी भी मान जाती है, क्योंकि दोनों का सपना बचपन से ही एक था और रोजी का भी खुद का एक होटल खोलने का सपना था। लेकिन जब वो ये बात अपने पेरेंट्स को बताती है तो उसकी मॉम साफ मना कर देती है, क्योंकि वो उसे इतनी दूर अकेले नहीं जाने देना चाहती थी। पर रोजी के डैड को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने रोजी का साथ दिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की इजाजत दे दी। फिर कुछ दिनों बाद रोजी के नाम हार्वर्ड से इन्विटेशन लेटर आ जाता है। वो ये खुशखबरी सबसे पहले एलेक्स को देने के लिए उसके घर दौड़ती है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि एलेक्स तो अपने कमरे में बेथनी के साथ बिजी है और दोनों का आवाज यहाँ नीचे तक आ रही है। लेकिन तभी अचानक उसे उल्टी आ जाती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत जाकर एक मेडिकल शॉप से टेस्ट किट खरीदती है और वहाँ टेस्ट करने के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। उसे पहले ही ग्रेग की बेवकूफी की वजह से डाउट था और अब ये पॉजिटिव रिपोर्ट उसके लिए एक सदमे की तरह था। फिर वो एलेक्स को मैसेज करती है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, प्लीज अभी मिलो। पर एलेक्स कहता है, मैं बेथनी के पेरेंट्स के साथ डिनर पर जा रहा हूँ, फिर कभी मिलकर बात करेंगे। इस बात पर रोजी और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अगले दिन एलेक्स का स्कॉलरशिप लेटर भी आ जाता है और वो खुशी से रोजी के पास आता है और कहता है, अब हम दोनों हार्वर्ड साथ चलेंगे। रोजी हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारा भी आ गया, पर तुम पहले चले जाओ, मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, मैं बाद में आऊंगी। एलेक्स भी मान जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि रोजी जल्द ही आ जाएगी। लेकिन रोजी के दिल में कुछ और ही चल रहा था। फिर वो दिन भी आ जाता है जब एलेक्स हार्वर्ड के लिए रवाना हो रहा था। दोनों एक इमोशनल गुड बाय शेयर करने लगते हैं। एलेक्स के लिए ये गुड बाय इतना खास नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि रोजी भी कुछ ही दिनों में वहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन रोजी मन ही मन बहुत दुखी थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब सब कुछ बदलने वाला था। अब एलेक्स को विदा करने के बाद रोजी उस शॉप ऑनर रूबी से मिलती है, जो हाल ही में उसकी दोस्त बनी थी। रोजी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पहले ही उसे बता चुकी थी। तो रूबी कहती है, अगर तुम चाहो तो अबॉर्शन कराकर भी एलेक्स के साथ जा सकती हो। रोजी कहती है, नहीं, मेरे पेरेंट्स कैथलिक हैं और उनके लिए माँ बनना एक बहुत पवित्र चीज है, मैं ये नहीं कर सकती। रूबी कहती है, फिर तुम ऐसा कर सकती हो, कुछ महीनों बाद इस बच्चे को किसी जरूरतमंद पेरेंट्स को दे दो, जिन्हें सच में एक बच्चे की जरूरत है, और फिर खुद पढ़ाई के लिए निकल जाओ। रोजी इस बात पर सोचने लगती है कि शायद यही
यही उसके लिए सही रास्ता है। इसके बाद रोजी पूरे प्यार और केयर के साथ अपने आने वाले महीनों को गुजारती है और फिर वो खास दिन भी आ जाता है जब उसके घर एक नन्ही सी परी जन्म लेती है। उसकी प्यारी सी मासूम मुस्कान देखकर रोजी का दिल पिघल जाता है और वो डिसाइड कर लेती है कि अब इस बच्ची को किसी और के हवाले नहीं करेगी। आखिरकार वो उसे अपनी बेटी मानकर पालने का फैसला करती है और उसका नाम केटी रखती है। अब रोजी के लिए उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, केटी की सबसे अच्छी माँ बनना, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सिंगल मदर बनकर एक बच्चे को पालना किसी चुनौती से कम नहीं था। ऊपर से ग्रेग जो केटी का फादर था, वो तो ये सब सुनते ही गायब हो चुका था। रोजी को अपनी बेटी के लिए खुद ही हर मुश्किल का सामना करना था। फिर कुछ महीनों बाद एक दिन रोजी अपनी बेटी को लेकर वॉक कर रही होती है कि अचानक उसकी नजर बेथनी पर पड़ती है। रोजी उसे देखकर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन बेथनी उसे देख चुकी थी और केटी को देखते ही वो समझ जाती है कि ये रोजी की ही बच्ची है। भले ही अब बेथनी और एलेक्स का रिश्ता खत्म हो चुका था, लेकिन वो ये खबर एलेक्स तक पहुंचा देती है। कुछ ही दिनों बाद अचानक एलेक्स रोजी से मिलने उसके घर आ जाता है। रोजी उसे देखकर घबरा जाती है और केटी की चीजें जल्दी से छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स को तो ये पता चल चुका था। वो पूछता है, रोजी तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? रोजी कहती है, अगर मैं बताती तो तुम मेरे लिए अपने सपनों को छोड़कर रुक जाते और हार्वर्ड पढ़ाई करने कभी नहीं जाते। मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि तुम्हारा सपना मेरी वजह से टूट जाए। एलेक्स गहरी सांस लेकर पूछता है, इसका फादर कहाँ है? रोजी कहती है, ग्रेग को जैसे ही बच्चे के बारे में पता चला तो वो भाग गया। फिर एलेक्स कहता है, क्या मैं केटी का गॉडफादर बन सकता हूँ? रोजी के लिए ये बहुत खुशी की बात थी। उस दिन रोजी और एलेक्स समंदर के किनारे जाकर ढेर सारी बातें करते हैं। रोजी भावुक होकर कहती है, मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम इस बारे में जानो, क्योंकि तुम वो अकेले इंसान हो जिसने मुझे हमेशा वैसे देखा है जैसा मैं सच में हूँ। हमारे सपने एक थे, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ और तुम भी ये जान चुके हो। इस बात पर दोनों बहुत इमोशनल भी होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद एलेक्स वापस बॉस्टन चला आता है। वहाँ जब एक बार में बैठा होता है तो उसकी मुलाकात यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की सैली से होती है। सैली खुद आगे बढ़कर उसे प्रपोज कर देती है और फिर दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद एलेक्स रोजी और केटी के साथ हमेशा टच में रहता है। वो केटी के लिए प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भेजता रहता है और रोजी उसे अपनी बेटी की हर छोटी बड़ी चीज बताती रहती है। इसी दौरान रोजी को एक होटल में नौकरी भी मिल जाती है, जिससे उसकी जिंदगी धीरे धीरे संभलने लगती है। समय बीतता जाता है और देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं और केटी भी अब काफी बड़ी हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स और सैली अब पूरी तरह साथ रहने लगे थे, लेकिन उनका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। अब उनके बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से खुश नहीं थे। इधर रोजी अपनी बेटी को खुश रखने के लिए हर वक्त उसके साथ रहती है ताकि उसे अपने पिता की कमी महसूस न हो। तभी एक दिन उसे एलेक्स का मैसेज आता है, रोजी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, क्या तुम बॉस्टन आ सकती हो? रोजी इस बात से बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे एलेक्स से मिले एक लंबा अरसा हो चुका था। तो बिना वक्त गवाए केटी को रखकर वो फौरन अगली फ्लाइट पकड़कर बॉस्टन पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पर जैसे ही दोनों मिलते हैं तो उनकी वही पुरानी खुशी लौट आती है। पहले की तरह वो फिर से ढेर सारी मस्ती करने लगते हैं, रात भर पार्टी करते, डांस करते और एक दूसरे की कंपनी का भरपूर मजा उठाते हैं और उन लम्हों में दोनों अपनी पुरानी यादों को फिर से जीने लगते हैं। फिर अगले दिन यूं ही टहलते हुए वो उसी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं जहां पढ़ना कभी रोजी का सपना हुआ करता था। लेकिन अब उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि उसने केटी को जन्म देने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। वो एलेक्स को बताती है, केटी सच में बहुत प्यारी बच्ची है और सबसे खास बात ये है कि वो कभी भी मुझे ग्रेग की याद नहीं दिलाती, बल्कि हर वक्त तुम्हारी बातें करती रहती है। और बातों बातों में यहाँ उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और रोजी एलेक्स को किस करने वाली होती है, लेकिन एलेक्स कहता है, शायद हमें अब चलना चाहिए, देर हो रही है। फिर शाम को डिनर के लिए एलेक्स रोजी को अपने घर ले आता है। डिनर टेबल पर सभी मौजूद होते हैं और सैली का भाई फिल भी उनके साथ था। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर वहाँ रोजी को एक बात पता चलता है कि सैली प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रोजी को झटका लगता है क्योंकि एलेक्स ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई थी। लेकिन फिर एलेक्स और सैली के बीच किसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती है और गुस्से में सैली सारा डिनर गिरा देती है। लेकिन फिर माहौल को संभालने के लिए वो कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी हमने एक एग्जीबिशन के लिए टिकट बुक कर रखा है, कुछ ही देर में वहाँ चलेंगे। अगले सीन में सभी एग्जीबिशन पहुँचते हैं, लेकिन वो जगह एलेक्स और रोजी दोनों के लिए बोरिंग होती है। एलेक्स वहाँ सैली को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए रोजी चुपचाप वहाँ से बाहर निकल आती है। एलेक्स उसे देखता है तो वो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तो रोजी गुस्से में उसकी तरफ मुड़कर कहती है, तुमने बताया तक नहीं कि सैली प्रेग्नेंट है। मुझे लगता है कि तुम्हारे और उसके बीच बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और गुस्से में ये तक कहती है कि तुम यहाँ बड़े लोगों के साथ होने का बस शो ऑफ कर रहे हो, असल में तुम बहुत तकलीफ में हो और इसे मानने से भी इनकार कर रहे हो। उसकी अजीब बातें सुनकर एलेक्स को भी काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, तुमने कभी अपनी खुद की जिंदगी में गौर किया है? तुम शायद मेरा बड़ा घर, खूबसूरत वाइफ और मेरी यहाँ की लाइफस्टाइल देखकर जेलस हो रही हो। मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा खुश हूँ और हाँ, मेरा एक बच्चा भी होने वाला है जिसके पास माँ और बाप दोनों होंगे, न कि सिर्फ एक। ये सुनकर रोजी का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से गुस्से में ये कहकर चली जाती है कि सब कुछ जब खत्म हो जाएगा तो रोते हुए मेरे पास वापस मत आना। इसके बाद रोजी वापस आकर एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है जहाँ अब सिर्फ वो और केटी रहते हैं। रोजी घर पर बैठी होती है तो वहाँ उसे केटी की एक ड्राइंग मिलती है जिसमें एक पूरी फैमिली बनी होती है। रोजी को एहसास होता है कि भले ही वो केटी को हर खुशी देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक पिता की कमी शायद कभी पूरी नहीं हो सकती। रोजी तस्वीर को देर तक देखती है और फिर उसे ग्रेग को सेंड कर देती है। अगले दिन जब रोजी होटल में काम कर रही थी तब अचानक ग्रेग वहाँ आ जाता है। रोजी उसे नजरअंदाज करना चाहती थी, लेकिन ग्रेग उससे माफी मांगने लगता है कि रोजी, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। मैं डर गया था और शायद तुम यकीन न करो, लेकिन इन 5 सालों में हर दिन मैंने तुम्हें मिस किया है। बस एक आखिरी मौका दो एक अच्छा डैड बनने का। अब इतना सुनने के बाद रोजी कहती है, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें केटी के लिए एक बेस्ट डैड बनना होगा। ग्रेग मान जाता है और सच में एक अच्छा डैड बनने की कोशिश करता है। वो रोजी और केटी का पूरा ख्याल रखने लगता है
है और उनके साथ अच्छा समय बिताने लगता है और इस तरह धीरे धीरे वो रोजी के बहुत करीब आ जाता है और उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। फिर एक दिन चर्च में रोजी और ग्रेग शादी कर लेते हैं क्योंकि यही उनके लिए सबसे सही फैसला था। अब उनका छोटा सा परिवार पूरा हो चुका था और वो बेहद खुश थे। लेकिन दूसरी तरफ एलेक्स की जिंदगी में मुसीबतें बढ़ गई थी। वो और सैली अब अलग हो चुके थे क्योंकि सैली किसी और के साथ अफेयर में थी और ये बात रोजी को तब पता चलती है जब वो सैली से बात करने के लिए फोन करती है। ये जानकर उसे बहुत दुख होती है कि एलेक्स और सैली अब अलग हो चुके हैं और ये बात एलेक्स ने उसे बताया तक नहीं। इसके बाद दोनों की मैसेज पर बात होती है जहाँ रोजी उस दिन गुस्सा करने के लिए माफी मांगती है। एलेक्स बहुत परेशान था और वो रोजी को कहता है कि उसने उस दिन प्रेगनेंसी की बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि वो बच्चा उसका था ही नहीं बल्कि सैली के दूसरे बॉयफ्रेंड का था। एलेक्स की परेशानी सुनकर रोजी को भी बहुत बुरा लगता है लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। फिर कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है। अब केटी काफी बड़ी हो चुकी थी और उसका एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड भी बन गया था जिसका नाम है टोबी। उन्हें देखकर रोजी को अपना बचपन याद आने लगता है। फिर एक दिन रोजी के पेरेंट्स और कुछ रिश्तेदार एक वेकेशन पर जाते हैं जहाँ जाने का सपना रोजी के डैड ने हमेशा देखा था। इसके बाद होटल में रोजी की मुलाकात बेथनी से होती है जो इसी होटल में रुकने के लिए आई थी। दरअसल बेथनी अब काफी अमीर हो चुकी थी और अक्सर अलग अलग देशों में घूमती रहती थी। जब रोजी उसे एलेक्स के बारे में बताती है तो बेथनी कहती है, मैं बोस्टन जा रही हूँ तो वहाँ उससे मिल लूंगी, तुम बस मुझे उसका एड्रेस दे देना। कुछ दिन बाद रोजी को उसकी माँ का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि रोजी के डैड की मौत हो गई है। इसके बाद फ्यूनरल के समय पूरा परिवार वहाँ मौजूद होता है और रोजी अपने डैड के लिए बहुत रोती है। एलेक्स वहाँ रोजी से पहले पहुँच जाता है जो देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वो रोजी के पास आकर उसे दिलासा देने लगता है। तभी ग्रेग वहाँ रोजी को लेने के लिए आता है मगर वो बिल्कुल भी दुखी नहीं था बल्कि उसने शराब पी रखी थी और वो एलेक्स से भी बदतमीजी से बात करता है। ये देखकर एलेक्स को बहुत अजीब लगता है कि रोजी किस तरह के आदमी के साथ रह रही है। इसके बाद वहाँ से निकलकर एलेक्स रोजी के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिखी होती हैं। लेकिन ये लेटर पहले ग्रेग के हाथ लग जाता है और वो इसे पढ़कर छुपा देता है। फिर वो रोजी को उसके डैड का एक लेटर देता है जो उसी के साथ आया था। रोजी जब अपने डैड का लिखा आखिरी लेटर पढ़ती है तो उसमें उन्होंने अपने सपने पूरे करने की खुशी का जिक्र किया था। उन्होंने रोजी से कहा था कि वो भी अपने सपने पूरे करे और ये न भूले कि उसके डैड हमेशा उसके साथ हैं। रोजी ये पढ़कर महसूस करती है कि अब उसे भी अपने सपने पूरे करने चाहिए और उसका सपना था अपना खुद का होटल खोलना। अगले दिन एलेक्स रोजी को मैसेज करता है, क्या तुम ग्रेग के साथ सच में खुश हो? उसे लग रहा था कि रोजी को उसका लेटर मिल चुका होगा लेकिन रोजी कहती है, पहले जैसा तो कुछ नहीं रहा पर हाँ मैं खुश हूँ। फिर एक दिन रोजी को पता चलता है ग्रेग ने उसी की एक दूसरे होटल में एक सीक्रेट रूम बुकिंग की है जहाँ वो काम करती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद ग्रेग ने उनकी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए कोई सरप्राइज प्लान किया होगा जो अगले ही हफ्ते आने वाली थी। लेकिन तभी ग्रेग फोन करके रोजी को बताता है कि मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, तुम केटी को लेकर मॉम के पास चली जाओ। इससे रोजी को शक होता है तो वो ठीक से जांच करती है और उसे पता चलता है कि ग्रेग असल में उसे चीट कर रहा है। उसने किसी और लड़की के साथ वक्त बिताने के लिए बुकिंग करवाई थी। इसके बाद गुस्से में रोजी सीधे ग्रेग के पास पहुंचती है और सबके सामने ग्रेग को एक जोरदार पंच मार देती है। फिर घर लौटकर वो ग्रेग के सारे सामान बाहर फेंकने लगती है और ये डिसाइड कर लेती है कि आज के बाद वो ग्रेग के साथ कभी नहीं रहेगी। तभी एक ड्रॉर में उसे एलेक्स का वही लेटर मिल जाता है जिसे ग्रेग ने उससे छुपा दिया था। उसमें लिखा था कि रोजी, तुम एक ऐसे लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हो जो तुम्हें सच्चा प्यार करे और तुम्हें पूरी तरह समझे। मैं जानता हूँ कि केटी को एक पिता की जरूरत है। मैं तुम्हारी जिंदगी में दखलंदाजी तो नहीं करना चाहता लेकिन ग्रेग तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं समझ चुका हूँ कि मैं ही तुम्हारे लिए सही हूँ, इसलिए हमें खुद को एक और मौका देना चाहिए। अगर तुम्हें भी यही लगता है तो प्लीज मुझे कॉल करना। मगर ये लेटर तो एलेक्स ने महीनों पहले लिखा था। फिर भी रोजी उसे तुरंत कॉल करती है लेकिन कॉल पे बेथनी होती है और उसे पता चलता है कि बेथनी और एलेक्स साथ हो चुके हैं क्योंकि रोजी ने ही बेथनी को एलेक्स से मिलने के लिए कहा था। लेकिन अब वो दोनों सिर्फ साथ ही नहीं है बल्कि वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये जानकर वो बहुत दुखी हो जाती है। जब ये सब बातें रूबी को पता चलता है तो वो रोजी को समझाने लगती है कि देखो रोजी, किस्मत तुम्हें बार बार एक संकेत दे रही है। एलेक्स तुम्हें आज भी चाहता है और ये लेटर उसका सबसे बड़ा सबूत है। अगर तुम उससे अभी नहीं मिली तो शायद तुम ये मौका हमेशा के लिए खो दोगी। एक बार फिर से जाओ और एक आखिरी बार किस्मत आजमा कर देख लो। रोजी को रूबी की बात सही लगती है। वो अपनी बेटी केटी, उसके बेस्ट फ्रेंड टोबी और रूबी के साथ तुरंत बोस्टन के लिए निकल जाती है। लेकिन इतना दूर तय करने के बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब तक एलेक्स और बेथनी की शादी हो चुकी थी। वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे जिन्हें देखकर रोजी बहुत उदास हो जाती है लेकिन वो अपने जज्बातों को किसी तरह काबू में रखती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ रोजी अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में स्पीच दे रही थी। वो एलेक्स और अपनी दोस्ती के बारे में बहुत कुछ कहती है लेकिन बातों बातों में उसके दिल के हालात भी जाहिर हो जाते हैं। पर आखिर में वो मुस्कुराकर कहती है कि मैं एलेक्स को बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा एक दोस्त की तरह करती रहूंगी। उसने दोस्त की तरह इसलिए कहा ताकि एलेक्स को कोई तकलीफ ना हो लेकिन एलेक्स सब समझ चुका था। अब शादी में डांस शुरू होता है और सभी डांस करने लगते हैं। उसी दौरान टोबी अचानक केटी को किस कर लेता है जिससे केटी गुस्से में हॉल छोड़कर बाहर निकल आती है। रोजी और एलेक्स उसे देखकर फौरन उसके पीछे जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। केटी कहती है, टोबी ने मुझे किस किया, पर हम तो सिर्फ दोस्त हैं जैसे आप दोनों हो, तो क्या आप दोनों भी कभी किस करोगे? मैं टोबी से कह दूंगी कि ये सब भूल जाए क्योंकि ये गलत है। लेकिन तभी एलेक्स केटी को समझाने लगता है कि देखो केटी, अगर तुमने आज टोबी से कह दिया कि ये किस तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती तो शायद वो बड़ा होकर इसी बात को अपनी जिंदगी का मिशन बना लेगा, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करने का, ताकि वो तुम्हें दिखा सके कि वो कितना ज्यादा खुश है। लेकिन हकीकत में वो तुम्हारे बिना कभी भी खुश नहीं होगा। एलेक्स ये सब केटी से कह रहा था लेकिन असल में ये शब्द रोजी के लिए थे। रोजी की आंखों में एक गहरी समझ नजर आने लगती है और उसके साथ साथ हमें भी ये पता चलता है कि एलेक्स ने पहले क्यों दूसरी लड़कियों के साथ वक्त बिताया था। 12 साल पहले एक छोटी सी किस ने उनके बीच एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी कर दी थी और उनकी जिंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया था।
अब इतने सालों बाद वो दोनों अपने दिल की बात समझ चुके थे, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। इसके बाद रोजी एक आखिरी बार एलेक्स को गुड बाय कहते हुए बहुत दुखी होकर अपनी फैमिली के साथ वापस लौट आती है और फिर शहर आकर कुछ ही हफ्तों के अंदर अपना एक होटल खोलती है, जैसा उसका सपना था। पूरी तैयारी करने के बाद आज होटल का ओपनिंग डे होता है, जहाँ पर सभी मौजूद हैं और सभी बहुत खुश हैं। इसी बीच रूबी भागते हुए रोजी के पास आकर कहती है, हमारा पहला कस्टमर आ गया है, चलो उनका वेलकम करते हैं। रोजी बहुत खुश होकर जाती है और अपने पहले गेस्ट का वेलकम करती है और उसे उसका कमरा देते हैं। होटल की शुरुआत अच्छी होती है और जल्द ही दूसरा कस्टमर भी आ जाता है, लेकिन ये और कोई नहीं बल्कि एलेक्स ही था। रोजी उसे देखकर एकदम शॉक सी हो जाती है। एलेक्स हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैडम क्या मुझे एक कमरा मिल सकता है? मेरे पास कोई लगेज नहीं है और ना ही मेरे साथ कोई और है, मैं बस यहाँ रहने के लिए सब कुछ पीछे छोड़कर आ गया हूँ। रोजी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर वो एलेक्स को कमरे में ले जाती है, जहाँ एलेक्स उससे कहता है कि आते वक्त मैंने प्लेन में एक सपना देखा जिसमें हम दोनों साथ थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमें बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इतनी दूरियां सहने के बाद आज 12 साल बाद दोनों बहुत खुश होकर एक दूसरे से मिलते हैं। वो समझ चुके थे कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को जी भर के किस करते हैं और फिर इंटीमेट भी होते हैं और इसी खूबसूरत मोमेंट के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद